चलिए दोस्तों, हम पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। चलिए क्लियर करें। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस दोनों ही, कॉमन बात क्या, दोनों ही जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड अमाउंट है, यानी प्री डिटरमाइंड है। प्री डिटरमाइंड है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, यानी प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही डिटरमाइन किए हुए हैं। ठीक है साहब। बेसिक डिफरेंस क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो क्या है? पेनल्टी अनरीजनेबल अमाउंट है, अनरीजनेबल अमाउंट है, या हम ऐसा बोल सकते हैं नॉट कैलकुलेटेड फॉर एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस के लिए कैलकुलेटेड नहीं है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एक रीजनेबल अमाउंट है या कैलकुलेटेड अमाउंट है कि भैया हाँ, अगर तूने ब्रीच किया तो मुझे इतना रीजनेबल लॉस तो होगा ही होगा, इसको हमने कैलकुलेट किया है। लिक्विडेटेड डैमेजेस का बेसिक रीजन होता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस का बेसिक रीजन होता है कंपनसेट करना, कि भैया जो पार्टी गलत कर रही है वो दूसरी पार्टी को कंपनसेट करे। और पेनल्टी का बेसिक रीजन होता है डर क्रिएट करना, टेरर या हॉरर, मतलब टेरर क्रिएट करना, यहाँ टेरर लिख दें, टेरर क्रिएट करना कि भैया अगर तू कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के गया तो देख तेरी हम वाट लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये चीज तो हमको समझ में आ गई यहां तक। अब अपन समझते हैं कि कौन सा पेनल्टी और लिक्विड डैमेजेस में से कौन सा एक्चुअली क्लेम किया जा सकता है। इंग्लिश लॉ में ये जो हमने ऊपर डिफरेंस पढ़ा, ये डिफरेंस लिखा हुआ है कि भैया ये डराने के लिए है, ये एक्चुअल कंपनसेशन है, कैलकुलेटेड है, रीजनेबल है, ये कैलकुलेटेड नहीं है, रीजनेबल नहीं। इंग्लिश लॉ में लिखा गया, और इंग्लिश लॉ बाद में कहता है कि लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन पेनल्टी क्लेम नहीं की जा सकती। इंग्लिश लॉ ये भी क्लियर करता है, समझना, कि मान लो आपने एक अनरीजनेबल अमाउंट लिख दिया आपके कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। जैसे कल हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारे जो एम्प्लॉय है उसको हमने रखा और हमने बोला कि तू छोड़ के गया तो 10 लाख रुपए तेरे से हम ले लेंगे। अनरीजनेबल, 10,000 की सैलरी 10,000 रुपये आप उससे ले रहे हो छोड़ के जाने पर, अनरीजनेबल है। लॉ ने कहा अगर आप अनरीजनेबल अमाउंट डालते हो और उसके आगे लिख देते हो कि दिस अमाउंट विल बी क्लेम्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस, और वो अमाउंट अनरीजनेबल है, तो लॉ उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं मानेगा। यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या मेंशन किया ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, उस अमाउंट का जो ओरिजिनल फैक्ट्स है उसके हिसाब से उसकी रीजनेबिलिटी निकलती है कि नहीं निकलती है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि वो पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस है। जैसे कल हमने एग्जांपल लिया था हमारे लास्ट वीडियो में कि एक एम्प्लॉय हमारे पास आया, उसको हमने कहा देख तुझे 3 महीने ट्रेनिंग देंगे, उसका खर्चा, मैं मेहनत करूंगा उसका खर्चा, तुझे उस 3 महीने के दौरान सैलरी भी देंगे उसका खर्चा, और तू छोड़ के गया तो हमारा काम जो डिस्टर्बेंस होगा उसका हमारा लॉस, हमारा नुकसान मिलाकर 1 लाख रुपया बनता है। तो ये देखो रीजनेबल अमाउंट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि भैया अगर तू छोड़ के गया तो यू आर रिक्वायर्ड टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस एज ₹1 लाख। लॉ कहता है चलेगा, इंग्लिश लॉ की बात कर रहा हूं अभी, इंग्लिश लॉ कहता है चलेगा। अगर उसी परिस्थिति में हम 1 लाख के बजाय वहां लिख देते 8 लाख, क्यों? क्योंकि तू छोड़ के ना जाए, तुझे चमकाने के लिए, डराने के लिए, और वहां ये लिख देते कि इन केस यू लेफ्ट द जॉब यू हैव टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ ₹8 लाख। 8 लाख का लिक्विडेटेड डैमेजेस पे करना पड़ेगा। अब 8 लाख कैलकुलेटेड है क्या रीजनेबल है क्या? रीजनेबल तो 1 लाख था, हमने कैलकुलेशन की उसकी। तो लॉ कहता है, इंग्लिश लॉ कहता है कि हम उस 8 लाख को लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं मान लेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट में वर्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस यूज कर लिया मतलब वो लिक्विडेट हो गया, ऐसा नहीं है साहब। हम देखेंगे कि वो रीजनेबल है या
नहीं है, रीजनेबल हुआ तो उसको लिक्विडेटेड मानेंगे और रीजनेबल नहीं हुआ तो उसको हम पेनल्टी ही मानेंगे और पेनल्टी क्लेम नहीं की जा सकती। सिर्फ रीजनेबल जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है वही क्लेम किए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, वो बात हमको समझ में आ गई कि इंग्लिश लॉ में क्या लिखा हुआ। अब बात करते हैं इंडियन लॉ में क्या लिखा हुआ। इंडियन लॉ में पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। नथिंग हैव बीन मेंशन्ड, कुछ लिखा हुआ ही नहीं। लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट, जो प्री डिटरमाइंड डैमेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन डैमेजेस है जो पहले हमने प्री फिक्स कर रखे हैं, मतलब जो अमाउंट लिखा हुआ है, मान लो जैसे 8 लाख रुपया लिखा हुआ था हमारा, वो एम्प्लॉयमेंट वाला एग्जाम्पल, उसमें 8 लाख रुपया लिखा हुआ था। इंडियन लॉ कहता है कि 8 लाख हमारे लिए ना ये पेनल्टी ना ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है, हमें इस 8 लाख से कोई मतलब ही नहीं है। जो कोर्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि कितना कंपनसेशन बनता है, कितने डैमेजेस बनते हैं, कितना बनता है। अगर वो कितना बनता वाला कैलकुलेशन कोर्ट खुद करेगा, सारा आपको नहीं करना, कोर्ट करके देगा, और कोर्ट का कैलकुलेशन कहता है कि इट इज 1 लाख, कोर्ट का कैलकुलेशन क्या कहता है, इट इज 1 लाख, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है 8 लाख, ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कोर्ट ने बोला 1 लाख तो 1 लाख ही कंपनसेशन मिलेगा। यानी इंडिया में ये जो प्रीफिक्स्ड या प्री डिटरमाइंड अमाउंट कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है सच, क्योंकि हमेशा कौन डिसाइड करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या रीजनेबल है और क्या रीजनेबल नहीं है। हाँ, जो प्रीफिक्स अमाउंट होगा इट विल बी द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनसेशन। जैसे हमारे एम्प्लॉयमेंट वाले एग्जांपल में हमने 8 लाख रुपए लिखा, कोर्ट ने कहा 1 लाख, तो कितना कंपनसेशन मिलेगा, 1 लाख। मान लो हमने कैलकुलेशन की थी उस समय, तो हमें 1 लाख लगा था रीजनेबल, हमने 1 लाख लिखा, कैलकुलेटेड रीजनेबल लिखा। कोर्ट ने कैलकुलेशन की, भाई समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती, इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिसकी सैलरी 10,000 थी अब उसकी सैलरी 15,000 हो चुकी है, उसके हिसाब से कोर्ट ने देखा तो कोर्ट को लगा कि 1,25,000 बनना चाहिए। हम कितना क्लेम कर सकते हैं, 1 लाख। यानी इंडिया के लॉ में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस नाम के कोई शब्द नहीं है। इंडियन लॉ कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्रीफिक्स्ड है, ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ये डैमेजेस क्लेम किए जाएंगे, तो वो डैमेजेस क्लेम नहीं किए जाएंगे। कोर्ट जो डिसाइड किया करेगा वही आप क्लेम कर सकते हो। बट हाँ, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है दैट अमाउंट विल सर्व एज द मैक्सिमम लिमिट, वो अमाउंट अपने आप में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा कि भैया हाईएस्ट लिमिट इतनी है, इसके नीचे कोर्ट डिसाइड करेगा। हाँ, कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड कर सकता है क्या, नहीं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। यानी जो पेनल्टी है या जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है, जो भी नाम आप बोलो इंग्लिश लॉ के हिसाब से, अगर इंडियन लॉ के हिसाब से बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये मेंशन्ड है, चाहे पेनल्टी हो, चाहे लिक्विडेटेड डैमेज हो, चाहे रीजनेबल हो, चाहे अनरीजनेबल हो, कुछ भी हो, मेंशन्ड है, उनका एक्चुअली पोजीशन क्या है, उनका पोजीशन है मैक्सिमम लिमिट का, कि उससे ऊपर क्लेम नहीं कर सकते हैं और उसके नीचे जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो होगा। आपने 1 लाख मेंशन किया हो, 10,000 मेंशन किया हो, 50 लाख मेंशन किया हो, कोई मैटर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो जो अमाउंट आपने मेंशन किया दैट विल सर्व एज द मैक्सिमम लिमिट, उससे ऊपर तो आप किसी कीमत पर क्लेम नहीं कर सकते, उसके अंदर जो कोर्ट डिसाइड करेगा वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। तो ना तो पेनल्टी ना लिक्विडेटेड डैमेजेस, दोनों में से कोई भी क्लेमेबल नहीं है। इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेमेबल है, पेनल्टी क्लेमेबल नहीं है इंग्लिश लॉ में। चलिए यहां से देखते हैं क्या लिखा है। द पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड बिफोर हैंड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर हैंड मतलब पहले ही वो इस बात को तय कर सकते हैं कि भैया अगर कोई पार्टी ने अगर परफॉर्म नहीं किया तो वहाँ पे क्या डैमेजेस क्लेम होंगे। इन सच केसेस द क्वेश्चन अराइजेस वेदर द कोर्ट विल एक्सेप्ट दिस फिगर एज मेजर ऑफ द डैमेज,
क्या कोर्ट उस फिगर को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है। इंग्लिश लॉ में क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम सो फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इंटरप्रेटेड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस और एज पेनल्टी। उसको हम लिक्विडेटेड डैमेजेस भी बोल सकते हैं और पेनल्टी भी बोल सकते हैं। If the sum fixed in contract represents as genuine pre-estimate by the parties of the loss which would be caused by a future breach of contract, it is liquidated damages। यानी genuine है, pre-estimated है और actual loss के हिसाब से calculate किया गया है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, liquidated damages। It is an assessment of the amount which in the opinion of the parties will कंपनशेट फॉर द ब्रीच। ये एक असेसमेंट है अमाउंट का कि अगर ब्रीच किया तो उससे कंपनशेट हो जाएगा, ठीक है। सच ए क्लॉज इज इफेक्टिव एंड द अमाउंट इज रिकवरेबल। ये इफेक्टिव होगा और इस अमाउंट को रिकवर किया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। बट वेयर द सम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अनरीजनेबल, अगर सम रीजनेबल नहीं है, इज यूज टू फोर्स द अदर पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। उसको इसलिए लिखा गया था कि दूसरे पार्टी को फोर्स कर सको कि तुझे ये काम करना ही है, उसके ऊपर टेरर क्रिएट करने के लिए, डराने के लिए। इट इज पेनल्टी सच ए क्लॉज ऑफ डिसरिगार्डेड एंड इंजर्ड पार्टी कैन नॉट रिकवर मोर देन द एक्चुअल लॉस। इसको हम नहीं मानेंगे और जो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा क्लेम नहीं किया जा सकता। चलिए उसके बाद इंडियन लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। इंडिया के लॉ में कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। The courts in India award only reasonable compensation not exceeding the sum so mentioned in the contract। यानी जो इंडिया के कोर्ट्स हैं वो रीजनेबल कंपनसेशन अवार्ड करेंगे, यानी उसको डिजर्व में देंगे, लेकिन नॉट एक्सीडिंग द सम सो मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो सम कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। सेक्शन 74 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन इफ द पार्टीज हैव फिक्स्ड व्हाट द डैमेजेस विल बी द कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर। यानी अगर पार्टीज ने डिसाइड कर दिया तो कोर्ट कभी भी उससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकता, कोर्ट उससे ज़्यादा कभी भी नहीं देगा। बट द कोर्ट में अलाउ लेस, कोर्ट उससे कम के लिए बोल सकता है। ए डिक्री इज टू बी पास्ड ओनली फॉर रीजनेबल कंपनसेशन। कोर्ट वही डिसीजन देगा, वही डिक्री देगा जो रीजनेबल है, बट नॉट एक्सीडिंग द सम मेंशन्ड बाय द पार्टीज। जो सम पार्टीज ने मेंशन किया उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। थर्ड सेक्शन 74 एंटाइटल्स ए पर्सन कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट रीजनेबल कंपनसेशन। जो कह रहा है कि भैया मेरे साथ धोखा हुआ है या सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, ब्रीच किया है, तो उसको रीजनेबल मिल जाएगा। एंड डज नॉट एंटाइटल रियलाइज एनीथिंग बाय वे ऑफ पेनल्टी, और पेनल्टी नाम की कोई चीज़ उसको नहीं मिलेगी। एक्सेप्शन वेयर ए पर्सन गिव्स एनी बॉन्ड टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। यानी अगर आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को बॉन्ड लिख के देते हो कि भैया मैं ये पार्क बनाना मैं इतने दिन में बना दूंगा, ये गार्डन बनाना इतने दिन में बना दूंगा, ये काम करना मैं इतने टाइम में कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो इतनी पेनल्टी पे करूंगा, ये पेनल्टी एक्सेप्टेबल है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। यानी कोई सरकारी काम करने का, और एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड, ऐसा कोई काम जिसमें पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट हो। ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट, यानी उस बॉन्ड में जो जो लिखा होता है उसमें से अगर आप कोई भी कंडीशन को ब्रीच करते हो तो आपको उसमें जो मेंशन अमाउंट है पूरा देना पड़ेगा, यानी पेनल्टी पूरी देनी पड़ेगी। दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तीसरा वाला तो एग्जांपल ही गलत है। इसमें क्या होता है, कई बार एग्जांपल ये आधी कंडीशन लिख देते हैं, कोर्ट का एक्चुअल कोई केस रहा होगा उसमें 10-12 कंडीशन थी, 10-12 में से एक उठा के यहाँ लिख देते हैं और उस एक से अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। ये एग्जाम्पल 3 में अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको काट देना। एग्जाम्पल 1, ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी दैट इफ बी प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन इन कोलकाता ही विल पे 50,000। ए प्रैक्टिसेस एज सर्जन ऑफ एट कोलकाता, बी इज एंटाइटल्ड टू सच कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 50,000 एट द कोर्ट कंसिडर्ड रीजनेबल। अब देखो वापस क्या आधी चीज़ लिख देते हैं, आधी खा जाते हैं। इसमें पूरी बात लिखी नहीं, पूरी बात ये होनी चाहिए थी कि एक सर्जन था, उसके यहाँ पे एक असिस्टेंट सर्जन उसने रखा, जॉब पर रखा, और ये कहा कि तू कोलकाता में कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर तूने प्रैक्टिस की तो तू मुझे 50,000 का कंपनसेशन देगा। भाई मैं तेरे को सिखा रहा हूँ ना, तो कल मेरे को कम्पीट करेगा तो 50,000 कंपनसेशन देगा। तो ये एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट था जहाँ लिखा गया था कि तू कहीं और जाके काम करेगा या खुद का प्रैक्टिस करेगा तो मुझे पैसे देगा, ऐसा कुछ बात था। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो 50,000 रीजनेबल है कि नहीं। अगर वो बंदा कहीं और जाकर काम करता है तो कोर्ट डिसाइड करेगा भाई आपने जो सिखाया उसके हिसाब से आपको क्या मिलना चाहिए। 50,000 से कम कुछ भी कोर्ट अवार्ड कर सकता, मैक्सिमम 50,000 अवार्ड कर सकता, उससे ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ये बात भी आधी लिखी हुई थी। और थर्ड एग्जाम्पल ने तो पूरी भाई बहन कर रखी है, नहीं बाप भाई कर रखी है, सॉरी
बाप भाई कर रखी है, बिल्कुल एग्जाम्पल की मतलब इलस्ट्रेशन की बैंड बजा रखी है, बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ कर रखा है। ए बोरोज ₹10,000 फ्रॉम बी एंड गिव्स हिम ए बॉन्ड फॉर ₹20,000। 10,000 बोरो किया और 20,000 का बॉन्ड दे दिया और बोला कि 5 इंस्टॉलमेंट में मैं तेरे को पे कर दूंगा। कोर्ट ने विथ स्टिपुलेशन दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट द होल शेल कम बिकम ड्यू। 10,000 की जगह 20,000 का बॉन्ड दिया और बोला 5 इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, और ये बोला कि अगर मैं एक इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया तो पुराना सारा पैसा ड्यू हो जाएगा। यानी अगर लास्ट के 4,000 नहीं दे पाया तो पूरा 16,000 डूब गया, मैं तुझे वापस पूरा 20,000 दूंगा। लॉ ने कहा भैया ये पेनल्टी है, ये अनरीजनेबल है, कोई रीजनेबल थोड़ी है। डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड डैमेजेस एंड पेनल्टी, क्या डिफरेंस है? इफ द सम पेबल इज सो लार्ज एज टू बी फार इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज, प्रोबेबल डैमेज से बहुत ज़्यादा हो तो उसको पेनल्टी बोलेंगे। वेयर सम इज एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन ए सर्टेन डेट and a further sum in the event of default being made, the latter sum is penalty। यानी ये जो सेकंड पॉइंट है ये बात कर रहा मॉनेटरी पेमेंट के लिए। ये कह रहा मैं जैसे स्कूल्स में होता है कि लास्ट डेट फीस जमा कराने की है, सपोज कर लो किसी क्वार्टर की लास्ट डेट फीस जमा कराने की है 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर को आपने पे नहीं किया तो डेली आपका 100 रुपया पेनल्टी लगेगा, डेली आपका 100 रुपया पेनल्टी लगेगा। कोर्ट कहता है नहीं, अगर कभी भी आपने मॉनेटरी पेमेंट की बात कही है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में मॉनेटरी पेमेंट की आपकी बात हुई है, तो आप कभी भी वहाँ पर पेनल्टी क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर डिलेड पेमेंट है तो उस पर आप इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो जो भी रीजनेबल बनता है। यानी मान लो मेरे से आपको पेमेंट रिसीव करना, मैंने आपको गुड्स सेल किए, पेमेंट रिसीव करना, सपोज कर लेते हैं अपन 30 अगस्त को, ठीक है, और मैंने कहा अगर आप 30 अगस्त को नहीं देते हो पेमेंट, 1 लाख रुपए का पेमेंट नहीं देते हो तो फिर मैं डेली 5,000 रुपये पेनल्टी लगाऊंगा। 30 अगस्त को आप मुझे पैसा नहीं देते हो तो डेली मैं आपके ऊपर 5,000 रुपये पेनल्टी लगाऊंगा अगर डिले पेमेंट करते हो। तो कोर्ट कहता है नहीं साहब नहीं चलेगा, पैसों के डिले के अंदर पेनल्टी क्यों लगाओगे आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो जो डिले हो रहा है उसका, जो रीजनेबल इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ तो कोई भी अमाउंट आप डिसाइड करो गलत ही है साहब। बोले लॉस क्या होगा, इंटरेस्ट का तो नुकसान हुआ, इंटरेस्ट ले लो आप। Whereas sum is expressed to be paid on a certain date, एक certain date को अमाउंट पेबल की बात हुई थी। If further sum in the event of default being made, अगर डिफॉल्ट हुआ तो और कुछ और अमाउंट देने की बात होती है, तो कह रहा जो कुछ और देने की बात है ये पेनल्टी है। बिकॉज mere delay in payment is unlikely to cause any damage। बोल रहा है कि यार डिले पेमेंट से कोई डैमेज नहीं होता है, इंटरेस्ट का जो नुकसान होता है वो इंटरेस्ट क्लेम किया जा सकता है। द एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल, अगर पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस है पेनल्टी, तो उनके लिखने से नहीं होता है, उसकी रीजनेबिलिटी कोर्ट चेक करेगा। द कोर्ट मस्ट फाइंड आउट वेदर द सम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज इन ट्रुथ ए पेनल्टी और लिक्विड डैमेजेस, सच्चाई क्या है, वो एक्चुअली एक पेनल्टी है या लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। इफ द सम फिक्स इज एक्स्ट्रावेगेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है, अनुचित है, अनरीजनेबल है, एग्जॉर्बिटेंट है, तो इसको कोर्ट क्या बोलेगा कि ये पेनल्टी है, अदरवाइज इसको क्या बोला जा सकता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस। द एसेंस ऑफ ए पेनल्टी टेरर क्रिएट करना, जो ऑफेंडिंग पार्टी उसमें डर पैदा करना कि भैया तूने अगर ऑफेंड किया, तूने अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो देख मैं तेरी ठोक दूंगा, ठीक है। और लिक्विड डैमेजेस का एसेंस ये होता है कि जो जेन्युइन प्री एस्टिमेट है डैमेज का वो क्लेम करना। इंग्लिश लॉ में डिस्ट्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, जबकि हमारे लॉ में कोई डिस्ट्रिक्शन है नहीं, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे लॉ में क्लियर लिखा है कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना मिलेगा। आप कुछ भी डिसाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोर्ट डिसाइड करेगा तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड उसको पेनल्टी बोले कि लिक्विड डैमेजेस बोले, क्या फ़र्क पड़ता। कोर्ट को डिसाइड करना, आपके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट में मैंशनड वैल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर उसका क्या मतलब है साहब उस अमाउंट की। हाँ, वो मैक्सिमम लिमिट की तरह जरूर सर्व करेगा कि उससे ऊपर नहीं मिलने वाला है। डैमेजेस के अलावा और क्या क्या अधिकार होते हैं अग्रीव्ड पार्टी के पास, उसमें एक तो है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि अगर प्रॉमिसर परफॉर्म करने से मना कर दे तो प्रॉमिसर क्या कर सकता है, प्रॉमिसर चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है, चाहे तो तोड़ सकता है, तोड़ता तो कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकता है। हमने डैमेजेस सारे पढ़ लिए, तोड़ सकता अधिकार है। जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, रिसीड कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। इन सच ए केस ही इज अब्सॉल्व्ड ऑफ ऑल इज ऑब्लिगेशंस, उसके सारे ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए कॉन्ट्रैक्ट में। एंटाइटल टू कंपनसेशन, और कंपनसेशन तो मिलेगा भैया, आपने नहीं किया उसका कंपनसेशन दे दो, आगे अब करना ही नहीं है। जैसे हमने वो एक डांस वाला एग्जांपल देखा था, सिंगिंग वाला एग्जांपल देखा था, 2 महीने तक हर वीकेंड की बात हुई थी, 2 दिन की, और 6th नाइट को सिंगर अपसेंट हो गया था। आप चाहो तो 6th नाइट को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो साहब। 7th नाइट को आया, आप उसको मना कर दो, बोले देख तू कल नहीं आया, ठीक है, आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म,
और तेरे कारण मुझे जो नुकसान है वो कंपनसेशन मैं क्लेम करूँगा, चाहे तो कंटिन्यू चाहे तो ख़त्म। A promises to B to deliver 50 bags of cement on certain date. B agrees to pay the amount on the receipt of the A ने डिलीवर नहीं किया तो B डिस्चार्ज हो जाएगा, पेमेंट नहीं करना उसको, उल्टा कंपनसेशन वगैरह जो मिलेगा सीमेंट का मार्केट प्राइस और जो था उसका डिफरेंस जो तो मिलेगा। क्वांटम मैरिट, क्वांटम मैरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्नड। एज मच एज अर्नड का मतलब क्या है? जैसे मान लो अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको लॉ और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन का लॉ भी पूरा और इकोनॉमिक्स भी पूरा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और उसकी फीस मान लो डिसाइड हुई 100 रुपया, 100 रुपीज़, है ना, एक एग्जांपल के लिए समझना। और मैंने आपको लॉ पूरी पढ़ा दी, अभी तक आपने मुझे 1 रुपया फीस नहीं दी है। लॉ पूरी पढ़ाने के बाद मैं इनकैपेबल टू टीच हो गया, मान लो डेथ हो गई या कोई भी कारण रहा, आई एम नॉट कैपेबल टू टीच, नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। मैंने आपको जितना पढ़ाया है उतना पैसा मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपसे क्लेम कर सकता है। यानी हमारे 100 रुपये की बात हुई थी तो 50% 50 रुपया आपसे क्लेम किया जा सकता है। लॉ और इकोनॉमिक्स मिला के 100 की बात हुई थी, 50 का लॉ मान लो, 50 रुपये का 50 रुपये का इकोनॉमिक्स मान लो, या जो भी हो प्रोपोर्शनली डिसाइड कर लो, और उतना पैसा क्लेम किया जा सकता है, एकदम पक्के से क्लेम किया जा सकता है। ये क्वांटम मैरिट कहता है। क्वांटम मैरिट कहता है कि अगर आपने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, आपने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, तो जहां तक परफॉर्मेंस की गई है, जहां तक काम किया गया है, उसे कहा गया एज मच एज अर्नड। अर्न मतलब आपने जितनी प्रपोर्शन अपनी सर्विस दे दी है उतना आपने पैसा कमा तो लिया, रिसीव वाले नहीं किया, लेकिन आप इनकम एक्री तो कर चुके हो। भाई मैंने आपके यहाँ पे जॉब करनी थी मान लो 1 साल, और 1 साल का पेमेंट था 12,000 रुपये, ठीक है। मैंने आपके 8 महीने जॉब की, उसके बाद बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं आगे नहीं कर पाया, हाँ मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई फॉल्ट नहीं, किसी और कारण से मैं नहीं कर पाया, तो मैंने 8 महीने अगर आपके यहाँ जॉब की है तो आई कैन क्लेम 8,000। हाँ अगर मैं 8 महीने बाद छोड़ के जाता कि मैं तो नहीं कर रहा, तो शायद फिर मुझे पैसा नहीं मिलता। इस साल के 12,000 की बात हुई थी, 8 महीने बाद मैं तोड़ रहा हूँ तो फिर मुझे पैसा नहीं मिलेगा, क्वांटम मैरिट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस व्यक्ति की गलती नहीं है, उसने जितना कमाया है उतना पैसा तो उसको मिलेगा, यानी जितना उसने परफॉर्म कर दिया है उतना पैसा उसको, पैसा मतलब जो भी उसको मिलना चाहिए कंपनसेशन, जो भी उसका अमाउंट बनता है, चाहे फाइनेंशियल बनता है चाहे नॉन मॉनिटरी बनता है, लेकिन वो मिलेगा। क्या बोलता है ये? वेयर वन पर्सन हैज रेंडर्ड सर्विस टू अनदर in circumstances which indicate an understanding between them that it is to be paid for altogether no particular remuneration has been fixed। ये कह रहा है अगर 2 पार्टीज के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रहा है कि एक बंदा दूसरे के लिए कुछ काम कर रहा है, भले पेमेंट डिसाइडेड नहीं पर ये क्लियर है कि पैसा मिलेगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से, द लॉ विल इन्फर ए प्रॉमिस टू पे, वहाँ लॉ कहेगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब हमने पहले देखा था भाई, आप खड़े होकर आपके जूते आके पॉलिश कर रहा है, आप उसको मना नहीं कर रहे हो, तो यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू पे फॉर इट। ये नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है उसमें वापस आएगा। क्वांटम मैरिट बात करता है एज मच एज द पार्टी डूइंग द सर्विस हैज डिजर्व्ड, यानी जिस पार्टी ने जितना काम किया उतना वो वापस लेगा, डिजर्व करता है। It covers a case where the party injured by the breach had at a time of breach done part but not all of the work which he is bound to do under contract and seeks for the compensated for the value of the work done। यानी क्या बोलता है कि जब ब्रीच हुआ तो व्यक्ति अपना कुछ काम कर चुका था, पूरा नहीं किया, पर जितना कर चुका था उतना पैसा तो उसको मिलेगा। यानी अगर आपने मुझे किसी एक टास्क को, एक बिल्डिंग को पूरा बनाने के लिए आपने मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर बनाया, मैंने आपकी बिल्डिंग आधी बना दी, फिर आपने कहा कि नहीं मैं दूसरा कॉन्ट्रैक्टर को रखूंगा, तू जा, तो भैया जितना काम किया उतना पैसा तो आपको देना ही पड़ेगा। आप निकाल रहे हो ना, मैं थोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ, आप निकाल रहे हो। तो लॉ क्या बोलता है? क्वांटम मेरिट उसको मिलेगा जिसकी गलती नहीं है। आप मुझे निकाल रहे हो तब तो मुझे मिलेगा ही, और अगर मेरी बिना गलती के इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो रहा तो भी जितना मैं काम कर चुका हूँ उतना मिलेगा। For the application of this doctrine, 2 conditions must be fulfilled। 2 condition fulfill होनी चाहिए। पहला, it is only available if original contract has been discharged। original contract discharge हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब impossible से भी डिस्चार्ज हो जाता है, rescind करने से भी डिस्चार्ज हो जाता है। हमने डिस्चार्ज की सारी चीज़ें देखी थी, 4th यूनिट का लास्ट वीडियो था। द क्लेम मस्ट बी ब्रॉट बाय द पार्टीज नॉट इन डिफॉल्ट, यानी जो क्लेम लेके आ रहा है उस पार्टी की कोई गलती नहीं है, उसका कोई डिफॉल्ट नहीं है। अगर डिफॉल्ट है फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ अलाउिंग ए क्लेम ऑन क्वांटम मैरिट इज टू रिकम्पनसेट द पार्टी और ए पर्सन फॉर द वैल्यू ऑफ वर्क विच ही हैज डन। वो जितना काम कर चुका है उतना उसको
कंपनसेशन मिलना चाहिए। डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर वाइल क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी। ये कह रहा है डैमेजेस होते एक तरह से कंपनसेशन के लिए कि आपको कंपनसेट कर रहे हैं, लेकिन जो क्वांटम मेरिट है वो कंपनसेट नहीं कर रहा है। क्वांटम मेरिट जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट कर रहा है, जो हम लोगों ने वॉइड और वॉइडेबल दोनों के लिए पढ़ा था कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट तो करना पड़ेगा, कोई भी पार्टी फायदे में नहीं रह सकती। इवन वॉइडेबल के केस में मैंने पढ़ाया था कि अगर आपके सर पे बंदूक रख के आपसे 50 लाख का प्लॉट 5 लाख में अपने नाम करवा रहा हूं और अभी आपको हैंड टू हैंड 1 लाख रुपया दे देता हूं, तो इन दिस केस, इस केस में अगर आप कल कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना चाहते हो तो यू हैव टू पे मी और माई 1 लाख बैक, आपको मुझे मेरा 1 लाख वापस देना पड़ेगा। इट इज बट रीजनेबल कंपनसेशन अवॉर्डेड ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू रेम्यूनरेट। जो रेम्यूनरेट है उसको ठीक है एक रीजनेबल अमाउंट मिल रहा है, उसको आप कंपनसेशन बोलो, जो भी बोलो, बेसिक जो आइडियोलॉजी है वो है रेस्टिट्यूशन की, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट की, कि भैया एक ने काम किया दूसरा फायदे में, 1 साल की बात हुई तो 7 महीने बाद आपने मुझे नौकरी से निकाल दी तो 7 महीने का पैसा तो दो भाई साहब, 7 महीने बाद आप मुझे जॉब से निकाल रहे हो, मैं थोड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। वेयर ए पर्सन ऑर्डर्स फ्रॉम ए वाइन मर्चेंट 12 बॉटल्स ऑफ विस्की and 2 of brandy, the purchaser accepts them, the purchaser must pay a reasonable price for the brandy। परचेजर को ब्रांडी के लिए भी एक रीजनेबल प्राइस पे करना चाहिए। क्वांटम मेरिट जो है वो इन फॉलोइंग केसेस में आपको मिलेगा। वापस मैं क्लियर कर दूं, क्वांटम मेरिट का सिर्फ मतलब इतना सा है कि किसी व्यक्ति ने अगर कुछ काम कर दिया है, बाद में कॉन्ट्रैक्ट किसी कारण से वॉइड हो गया, किसी कारण से खत्म हो गया, या दूसरी पार्टी ने मना कर दिया, कुल मिलाकर जिस पार्टी को क्वांटम मेरिट क्लेम करना है उसकी कोई गलती नहीं है, उसने किसी तरीके से कोई फॉल्ट नहीं किया है, तो उसको क्वांटम मेरिट मिलेगा। आपको केसेस समझा रखे हैं, देखना क्या लिखता है। जब एक एग्रीमेंट बाद में पता पड़े कि वॉइड है या किसी कारण से इम्पॉसिबिलिटी कारण वॉइड हो जाए, यानी आपने एग्रीमेंट कर लिया, काम शुरू कर दिया, फिर पता पड़ा अरे यार ये तो वॉइड था, हमने तो ऐसे शुरू कर दिया, शुरुआत से वॉइड था, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ काम तो कर दिया, आप जितना काम किया उतना उसको कंपनसेशन मिलेगा। या अगर बाद में इम्पॉसिबल हो जाए, जैसा मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मैं 2 बुक पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, एक बुक पूरी पढ़ा दी, उसके बाद मेरी डेथ हो जाए तो नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू टीच, भैया आपको पढ़ने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, क्यों आओगे फालतू। तो इसका मतलब जितना काम हो उतना तो आपसे क्लेम किया जा सकता है, उतना आपसे चार्ज किया जा सकता है। व्हेन समथिंग इज डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डू ग्रेचुइटियसली, यानी आपने कोई काम किया जहां आपका उद्देश्य क्लियर नॉन ग्रेचुइटियस था, ग्रेचुइटियस नहीं था, नॉन ग्रेचुइटियस था, मतलब आपका इंटेंशन था कि पैसा मिलेगा। नॉन ग्रेचुइटियस इंटेंशन से कोई काम कर रहे हो, वो हमने इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जांपल में पहले देख लिया था, आपको याद होगा शायद। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का जब एग्जांपल हमने देखा था तो हमने कहा था अगर कोई आपके यहाँ पे शूज़ क्लीन कर रहा है और आप उसको देख रहे हो, शूज़ क्लीन करते हुए उसको रोक नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आप उस सर्विस को एंजॉय कर रहे हो। आपने रेलवे स्टेशन में सामान रखा है, कुली आया सामान उठा के ले जाने लगा साथ में और आप भी उसके साथ चल रहे हो, गेट तक चले गए, तो यू हैव टू पे फॉर इट, ये हमने पढ़ा था। मतलब यहाँ पे भी क्वांटम मेरिट लग रहा है कि जितना काम किया उतना तो आपको पैसा देना पड़ेगा, उसको जितना काम किया उतना देना पड़ेगा। आप आधे रास्ते में जाके कुली को बोलो सामान रख दे, तो जो भी प्रोपोर्शनेट बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। Where there is an express or implied contract to render services, but there is no agreement as to remuneration, जहाँ पे काम की बात तो हुई पर पैसों की बात नहीं हुई, तो वहाँ आपको जो क्वांटम मेरिट बनता है, मतलब जितना काम किया उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। कई बार होता ना कि भाई चलो ये काम, हाँ तू काम तो कर फिर देखते हैं, मित्र को बोला काम तो कर फिर देखते हैं, काम हो गया पूरा, आप देखना क्या पैसे देने पड़ेंगे ना। When one party abandons or refuses perform द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर देती है, काम करने से मना कर देती है, तो दूसरी पार्टी ने जितना काम किया है उसको उतना तो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। आप नहीं परफॉर्म करना चाहते हो, आपकी मर्जी, पर दूसरी पार्टी ने जितना किया है आपको उतना तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, यानी कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, तोड़ा जा सकता है, एंड द पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज़ इंजॉयड द बेनिफिट ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, पार्ट परफॉर्मेंस का वो बेनिफिट इंजॉय कर चुका है, तो उतना जितना आपने इंजॉय किया है उतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा। When an indivisible contract for a lump sum is completely performed but badly, the person who has performed the contract can claim the lump sum
मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल था, लमसम पेमेंट के लिए था, पूरा कर दिया लेकिन बहुत बुरा किया, गंदे से किया. द पर्सन हैज परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम द लमसम बट द अदर पार्टी कैन मेक रिडक्शन फॉर द बैड वर्क. भाई सारा काम करना था, उसका इतना पैसा बनता है, अब आपने काम अच्छा काम पूरा किया लेकिन उसको प्रॉपर नहीं किया, तो भैया जो गलतियां की उसका जो भी कंपनसेशन जो भी बनता है बैड वर्क का वो काट के बाकी पैसा दे दो. सारा क्यों रोक रहे हो? आप सारा नहीं रोक सकते हो. आपने पेंट करना था 4 दीवारें, एक दीवारें थोड़ी ठीक नहीं की, अब चारों दीवार का पैसा नहीं रोक सकते हो. हाँ, एक दीवार थोड़ा कम हुआ तो उसका पैसा जो बनता है वो काट लो, उसमें क्या. या किसी और से आप ठीक करवाओगे, उसका जो पैसा लगेगा वो काट लो, रीजनेबल अमाउंट जो बनता है. X wrongfully revoke Y his agent authority before Y could complete his duties. यानी X ने Y को कुछ काम बोला कि तेरे को मेरे बिहाफ पे ये काम करना, एजेंट अपॉइंट करना. एम्प्लॉय भी एक तरह का एजेंट होता है, क्लियर करना. एम्प्लॉय को भी तो आप ये बोलते हो तो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, तो तुझे काम करना है, और अगर ये काम तू पूरा कर देगा तो तुझे इतना अमाउंट दूंगा. अब उसने आधा काम किया और फिर आपने अपनी एजेंसी रिवॉक कर दी, उसको बोला नहीं आगे तेरे को नहीं करना है, तो उसने जो आधा काम किया उसका पैसा तो मिलेगा, क्वांटम मेरिट मिलेगा. जितना उसने काम किया उसके लिए जो उसकी जेब से पैसा लग गया उसके लिए तो उसको मिलेगा, जितना काम किया जितना पैसा लगा उतना तो लेगा वो. A agrees to deliver 100 bales of cotton to B at a price of 1000 per bale. The cotton bales were to be delivered in 2 installments 50 each. A delivered the first installment, failed to supply the second. सिर्फ दूसरे का ही पैसा मिलेगा, मतलब सिर्फ पहले का ही पैसा मिलेगा. भाई मुझे आपको 2 इंस्टॉलमेंट में सामान देना था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, सेकंड नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट तो करोगे ना. आप ये थोड़ी कहोगे कि सर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट दी नहीं तो मैं फर्स्ट का भी पेमेंट नहीं कर रहा. ये कौन सी बात हो गई? मैंने आपको अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे दी है, उतना गुड्स आपको मिल गया है, तो उतना तो आप मुझे पे करोगे ना. यू हैव टू पे दैट मच ऑफ अमाउंट. तो ये लॉ कह रहा है यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में ही समझाया जा रहा है लॉ के द्वारा हमको. स्वीट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हमने एक पढ़ा डैमेजेस, फिर हम लोगों ने दूसरा ये देखा रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फिर हमने कहा क्वांटम मेरिट जितना किया उतना पैसा मिलेगा. तीसरा हम बात करें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. कभी कभी डैमेजेस रीजनेबल नहीं होते हैं, कभी कभी डैमेजेस रीजनेबल नहीं होते हैं. डैमेजेस से काम नहीं चलेगा साहब. आप बोलो नहीं साहब हमको डैमेजेस नहीं चाहिए, हमको तो जो था वो का वही चाहिए, जो था वो का वही चाहिए. तो ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. मैंने आपको बोला मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ाया फिर मैंने कहा पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ाया फिर मैंने कहा हाँ पढ़ाऊंगा, टालता गया. एग्जाम से 15 दिन पहले मैंने आपको बोला कि अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा. हमारे पूरे कोर्स की बात हुई थी, मैंने 10% कोर्स भी नहीं कराया और मैंने मना कर दिया. मैंने कहा भाई पैसा ले ले. ऐसा थोड़ी चलता है यार, मेरे को आज काम चाहिए, पैसा थोड़ी चाहिए. तो आप कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो कि जज साहब ये बोल रहे पैसा दे दो, 10 दिन बाद 15 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, मैं कहाँ जाऊँगा. यानी कई बार एक बंदा ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि कंपनसेशन लेने से उसका काम नहीं होगा, उसका काम ऐसे ऐसे बीच मझधार में आके अटक चुका है अब कि भैया काम पूरा तुझे ही करके देना पड़ेगा, तो बीच मझधार में छोड़ नहीं सकता है क्लियर करना. तो कोर्ट वहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिक्री दे सकता है, यानी डिसीजन में दे सकता है. Where damages are not adequate remedy in case of breach of contract, जहाँ breach of contract में damages adequate नहीं है, the court may at its discretion on suit for specific performance direct parties to breach to carry out his performance according to the terms of the contract. यानी जहाँ पर damages एक adequate remedy नहीं है, वहाँ पर कोर्ट अगर किसी बंदे ने केस किया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो कोर्ट की मर्जी के हिसाब से कोर्ट को लगता है कि नहीं आपका जो डिमांड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का वो सही है या गलत, जो भी कोर्ट को लगे उस अकॉर्डिंगली कोर्ट क्या कर सकता है, डिसीजन दे सकता है दूसरी पार्टी को कि नहीं भैया तुझे पूरा करना ही पड़ेगा. सूट फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कुछ गलत काम करने से रोकने के लिए. जैसे आपका एम्प्लॉय है, आपका एम्प्लॉय से ये बात था कि तू जब तक हमारे एम्प्लॉयमेंट में तब तक तू अपना प्राइवेट वर्क नहीं करेगा. जैसे मान लो डॉक्टर है तो उसने कहा जब तक तू मेरे एम्प्लॉयमेंट में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा. वो अगर थोड़ी बहुत अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो आप कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि जैसा साहब ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है इसको आप रोकें. या कोई मूवी, एक आप एक्टर हैं, आपने एक मूवी साइन की, सपोज मूवी में ऐसा था कि आप 3 साल तक कोई दूसरी मूवी नहीं करोगे, 3 साल में हमारी मूवी की 3 सीरीज आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप वो साइन करो, जब तक हमारी मूवी की सीरीज आएगी तब तक आप दूसरी मूवी नहीं करोगे. कई बार ऐसा होता है कि आपकी आइडेंटिटी किसी दूसरी मूवी के साथ ना जुड़े, आपकी आइडेंटिटी सिर्फ उसी मूवी के साथ रहे, ठीक है ना. तो ऐसी कुछ स्थिति अगर है तो ऑब्वियस है कि आप दूसरी मूवी नहीं कर सकते. अगर आप दूसरी मूवी करने की सोचते हो या करते हो तो कोर्ट में इंजेक्शन के लिए सूट फाइल किया जाता है. इंजेक्शन मतलब रोकना हो कि भैया जज साहब इसको रोको, इसको हमने 3 साल के लिए बाउंड किया, ये दूसरा काम कर रहा है.
वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज नेगेटिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो इग्नोर कर रही है, साइड कर रही है, द कोर्ट में बाय इशूइंग एन इंजंक्शन ऑर्डर रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डूइंग व्हाट ही प्रॉमिस नॉट टू डू, जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगा, अगर वो काम कर रहा है तो उसको उस काम को करने से रोका जा सकता है। एंड ए फिल्म स्टार एग्री टू एक्ट एक्सक्लूसिवली फॉर ए पर्टिकुलर प्रोड्यूसर फॉर 1 ईयर, भैया हम सिर्फ इसी प्रोड्यूसर के लिए 1 साल तक काम करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर शी कॉन्ट्रैक्टेड टू एक्ट फॉर सम अदर प्रोड्यूसर, कोर्ट उसको रोक सकता है, इंजेक्शन कर सकता है। पार्टली राइटफुल रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कह रहा है एंटाइटल्ड टू कंपनसेट, वापस वो सिंगिंग वाला एग्जांपल लेगा कि अगर उसको मना करता है तो कंपनसेशन ले सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है, वही बात वापस जो पहले हम 10 बार पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारी 5th यूनिट खत्म हुई, नेक्स्ट वीडियो में 6th यूनिट स्टार्ट करते हैं। 6th यूनिट खत्म होते ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय।